गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th के भैया बहन, आशा करता हूँ कि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को देखे होंगे और स्वाध्याय किए होंगे और फिर आगे के लिए भी कुछ तैयारी करके आए होंगे। आज उसी चैप्टर में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका अगला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी की स्थिति देखे थे। कोई भी रिवॉल्यूशन कहीं भी होता है, कोई क्रांति होती है तो उससे बहुत पहले से कुछ कारण चला आ रहा होता है और कुछ ऐसे कारण हैं जो तात्कालिक कारण बनते हैं और रिवॉल्यूशन होता है। तो फ्रेंच सोसाइटी की स्थिति हम लोगों ने देखा, क्या स्थिति थी। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, घर पर भी पर्याप्त समय मिलता होगा पढ़ने के लिए, पढ़ते होंगे शायद। किसी किसी से बात भी होती है तो आपके माता पिता की शिकायत है कि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, घर पर इधर उधर में समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अन्यथा फिर आपका रिज़ल्ट पर असर पड़ने वाला है। और फिर आगे चूँकि आप 9th में हैं, फिर नेक्स्ट ईयर आप 10th में जाएंगे, इससे आपकी स्थिति फिर ख़राब होती चली जाएगी। इसीलिए अब आप पर डिपेंड है कि आप अपने करियर को किस ढंग से बनाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जब हम लोगों ने उस पोजीशन को देखा कि फ्रेंच सोसाइटी में किस तरह की स्थिति थी, वहाँ कैसी विषमताएँ थी, उसके बाद अब हम देखेंगे कि ऐसी विषम परिस्थिति में लोग कैसे वहाँ जीते थे। हाउ टू सर्वाइव, इसको देखेंगे। हुआ क्या कि डिमांड, ग्रेट डिमांड हुआ किसका? ग्रेन का ग्रेट डिमांड हो गया। द डिमांड ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू इट्स प्रोडक्शन के हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से ग्रेन का, अनाज का डिमांड बहुत ही हाई हो गया। इसका कारण क्या था? इसका एक ही कारण था, कारण तो बहुत सारा था लेकिन मेन इसका कारण था पॉपुलेशन बहुत ग्रोथ कर गया था। पॉपुलेशन बढ़ जाने के कारण से और उत्पादन घट जाने के कारण, पॉपुलेशन के हिसाब से उत्पादन नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए अनाज का डिमांड काफ़ी हाई हो गया था। यह एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो गई थी। अमीर और गरीब के बीच में काफ़ी गैप हो गया था, दोनों के रहन सहन में, दोनों की सुख सुविधा में, और सरकार के द्वारा उपलब्ध जो अधिकार है उसमें काफ़ी अंतर था। कारखाना में जो मजदूर काम कर रहे थे, जो लेबर क्लास के लोग थे, जो फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे, उसको महंगाई के हिसाब से मजदूरी नहीं दी जाती थी। उसका जो मजदूरी था, वेजेज, वो कांस्टेंट था, जबकि महंगाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। अधिकतर लोगों का मुख्य खाद्य था पाव रोटी, ब्रेड वहाँ का मुख्य खाद्य था और खाद्य पदार्थ था, और ब्रेड का डिमांड भी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा था। परिस्थिति में एक ग्रोइंग मिडिल क्लासेज एविसेस एन एंड टू प्रिविलेज, एक नवीन मध्य वर्ग का वहाँ उदय हुआ, जिसका उद्देश्य था कुछ खास लोगों के विशेषाधिकार को समाप्त करना। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ और इस वर्ग के, जो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, इस वर्ग का यह मानना था कि किसी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। कोई बायबोर्न किसी को बड़ा घोषित कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो योग्यता है उसको परख करके और तब उसको सामाजिक अधिकार इत्यादि से सम्मानित करना चाहिए। तो इसमें, इसी संदर्भ में मॉन्टेस्क्यू का नाम सुने होंगे आप लोग। उन्होंने एक उसकी रचना है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उसका एक बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसमें उन्होंने लिखा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि सरकार के अंतर्गत 3 चीज़ होना चाहिए। एक, जिसको कि हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, विधायिका, एक्सिक्यूटिव कहते हैं, कार्यपालिका, और जुडिशरी, न्यायपालिका, कि सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों के तहत सरकार बननी चाहिए। और इसी ढंग से सरकार के विभाजन की बात उन्होंने कही, मॉन्टेस्क्यू ने कही। USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के 13 कॉलोनी ने ब्रिटेन से खुद को अलग कर लिया। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से अपने आप को अलग कर लिया और आज़ाद घोषित कर लिया।
और यह घटना फ्रांसीसी क्रांति में एक बहुत बड़ा, उस क्रांति के लिए एक बहुत बड़ा आयाम बन गया और उस क्रांति की शुरुआत के लिए एक बहाना कह सकते हैं ये बन जाता है। और फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और परिवर्तन एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। फ्रांस के जो भी राजनीतिक चिंतक थे, विचारक थे, तो उसके लिए भी यह प्रेरणा का स्रोत बना और वहाँ भी उनकी लेखनी से फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में बहुत सारी बातें वो बनती चली गई। इसी बीच में लुई 16 द्वारा राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए टैक्स लगाए जाने का खबर फैल गया पूरे। लुई 16 राज्य में जो अनावश्यक खर्च उनके द्वारा हुआ था, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने टैक्स को बढ़ाने का एक प्रस्ताव दिया और यह खबर सनसनीखेज की तरह फैल गया और इससे जो आम लोग थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन लोगों का गुस्सा भड़क गया और इसी से एक माहौल वहाँ बना, क्रांति का ये सब रीजन बना। और इसके बाद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। और फिर हम लोग यह आगे देखते हैं कि 5 मई 1789 को लुई 16 क्या करते हैं, तो एक असेंबली बुलाते हैं, एक असेंबली कॉल करते हैं जिसमें कि स्टेट्स जनरल टू पास प्रोपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेज। नेशनल असेंबली के लोग जिस समय में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट बना रहे थे, उस समय में पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था और ऐसे ही समय में उस वर्ष कड़ाके की ठंड के कारण फसल का भी भारी नुकसान हो गया था और फिर ब्रेड की कीमत हाई हो गई थी। ब्रेड खरीदने के लिए औरतों की लंबी लाइन दुकानों पर लगी रहती थी और बहुत सारे औरतों ने दुकानों पर धावा बोल दिया ब्रेड खरीदने के लिए। और एवं क्रमेण ये सारी समस्याएं और ये सारे माहौल कुल मिलाकर के एक क्रांति का रूप ले लिया और 14 जुलाई को बास्तिल के किले पर लगभग 7,000 लोगों ने आक्रमण कर दिया और वहाँ जो प्रिजनर्स थे, ओनली 7 प्रिजनर्स थे, उसको वहाँ से निकाल दिया, आज़ाद कर दिया और इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई। फिर परिस्थिति को देखते हुए लुई 16 नेशनल असेंबली को मान्यता दिया और मान्यता देकर और संविधान के अंकुश को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार फ्रांस जो है वह एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आज हम यहीं तक रखते हैं और आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर बना लेंगे कि हाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसको ठीक से नोट कर लीजिए, हाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं। सभी भैया बहनों को धन्यवाद, आशीर्वाद।